हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको क्लास 10th का सैंपल पेपर आज कराएंगे। सीबीएसई का सैंपल पेपर कि किस टाइप के आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने सेक्शंस होंगे, ये आज हम आपको बताएंगे मैथमेटिक्स के पोर्शंस। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स आपको पता है क्लास 10th में दो टाइप की मैथ्स का पोर्शन बना दिया गया है। एक तो स्टैंडर्ड मैथ और एक बेसिक मैथ्स। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक। एक आपका स्टैंडर्ड मैथ हो गया और एक बेसिक मैथ्स हो गया। क्वेश्चन पेपर दोनों सेम ही रहेंगे। बस बेसिक में क्या है कि क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड के आएंगे उतने ही बेसिक के आएंगे, कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। समझ में आया? आवाज आ रही है बेटा? यस सर, यस सर। तो पेपर आपके जितने नंबर आप क्वेश्चंस क्या है, जितने बेसिक में रहेंगे उतने ही स्टैंडर्ड में रहेंगे। टोटल आपके 36 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 36 क्वेश्चन होंगे टोटल। आवाज आ रही है? यस सर। तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 36 क्वेश्चन होंगे। टोटल 36 क्वेश्चन होंगे। ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी में। समझ में आया? पार्ट ए जो है इसके दो सेक्शंस होंगे। पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा। टोटल नंबर आप क्वेश्चन 36 होंगे। और मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स आपको पता है 80 नंबर्स होगा। तो और टाइम अलाउड 3 घंटे दिया जाएगा, 3 आवर्स। 3 घंटे का पेपर होगा, 3 आवर्स। समझ में आया? ये नोट करते रहो, आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी में इंटरनल चॉइसेस दोनों में दिए जाएंगे। पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी इंटरनल चॉइसेस होंगे क्वेश्चन के और वाले जो आते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर पार्ट ए के जो हैं वो 2 सेक्शंस होंगे। पार्ट ए में 2 सेक्शंस होंगे। ये आपके सेक्शंस कितने होंगे? 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड पार्ट ए का। तो सेक्शन ए में आपके 16 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर कितने होंगे? 1 to 16 होगा। 1 से 16 तक क्वेश्चन होंगे, 1 to 16 सेक्शन फर्स्ट में। और सेक्शन सेकंड में आपके केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 केस स्टडी दिया जाएगा, 4 केस स्टडी होंगे क्वेश्चन। और इसमें सब सेक्शन दिया जाएगा ए बी सी डी ई। जैसे आपने अनसीन पैसेज उसमें किया, इंग्लिश में किया है अनसीन पैसेज। या आप उसको केस स्टडी को पढ़ो और उसी पर क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन इसके 5 सब सेक्शन दिए जाएंगे हर एक केस स्टडी पर। जैसे एक केस स्टडी पर 5 दे दिया गया, दूसरा फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दूसरे केस स्टडी पर 5 सेक्शन दिए गए। अब इसमें से आपको ये 5 में से एक टिक लगाना है, एमसीक्यू टाइप का होगा। तो 5 में से 4 करना होगा। 5 में से कोई एक 4 करना होगा। समझ में आया? और चारों केस स्टडी को करना है, ये कंपलसरी है। ये सेक्शन इसका सेकंड में। समझ में आया? यस सर। तो सेक्शन फर्स्ट में 16 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। 1 to 16 क्वेश्चन हो गया 1 मार्क्स का। और सेक्शन सेकंड में आपके ये 4 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी टाइप के। 4 क्वेश्चन हो गए केस स्टडी के। और हर एक में 5 ऑप्शन हो गए एमसीक्यू टाइप का। और उसमें 4 में 4 करना होगा 5 में से। तो सेक्शन सेकंड हैज 4 क्वेश्चन ऑन केस स्टडी। ईच केस स्टडी हैज 5 केस बेस्ड सब पार्ट। केस बेस्ड सब पार्ट्स, ठीक। एंड एग्जामिनी टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट। 5 में से 4 आपको करना है और चारों केस स्टडी कंपलसरी है। और से अब आप जाओ, अब इसमें पार्ट बी में आ जाओ। पार्ट बी में आपके ये 21 से लेकर के 21 to 26 क्वेश्चन होंगे। 21 से 26 ये आपके 2 नंबर्स के होंगे, 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का होगा। समझ में आया? फिर 27 से 33, 27 to 33 ये पार्ट बी का। 27 से 33 तक ये आपके 3 नंबर्स के क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स, ठीक। 27 से
33 होगा, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये क्या होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का, 27 से 33 तक 33, और 34 से लेकर के 36 तक 3 क्वेश्चन होंगे, 34, 35 और 36। ये 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। ये होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर होगा, और कितने मार्क्स का होगा, 5 नंबर्स का होगा, 5 मार्क्स का। समझ में आया? यस सर। तो ये आपका पार्ट बी का हुआ। तो 36 क्वेश्चन टोटल होंगे, 36 क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 1 से लेकर के 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, और इसका मतलब पार्ट ए के 2 सेक्शंस होंगे, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में 1 नंबर्स के 16 क्वेश्चन होंगे, 1 इंटू 16 नंबर्स हो गया। और सेकंड सेक्शन में जो सब सेक्शन है, पार्ट ए का सेक्शन सेकंड है, इसमें 4 केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होंगे, 4 केस स्टडी हो गया। हर एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 4 करना होगा। समझ में आया? तो ये आपका 4 4 जा 16 नंबर से हो गया, और 16 ये हो गया, 32 नंबर्स हो गया ये। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 से 21 से 26 से पार्ट बी में 2 नंबर्स के होंगे, 27 से 33 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर टाइप, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का होगा। और 34 से 36 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स का। समझ में आया? आवाज आ रही है बेटा? ये समझ में आया? यस सर। उधर देखो, पूरा ये पोर्शन दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। अब यहाँ पर इसमें क्या है, कुछ इंटरनल चॉइसेस दिए जाएंगे, इंटरनल चॉइसेस पेपर में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर से 1 से लेकर 16 में 5 इंटरनल चॉइसेस दिए जाएंगे, और वाले कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 इंटरनल चॉइसेस। ये आपके 1 से 16 में 5 इंटरनल चॉइसेस दिए जाएंगे, और वाले क्वेश्चन तो 1 करना होता है, एक आप कोई भी 2 में से 1 करो, तो 5 इंटरनल चॉइसेस दिए जाएंगे। ये 1 से 16 में, इसमें आपका ऑप्शंस दे ही रखा है, 5 में से 4 करो, 5 में से 4 करना होगा। और ये 21 से 26 में जो 2 नंबर्स के क्वेश्चन हैं, इसमें भी आपके इंटरनल चॉइसेस दिए जाएंगे। 2 क्वेश्चंस में 2 मार्क्स वाले में 2 इंटरनल चॉइस दिए जाएंगे, इसमें 2 इंटरनल चॉइस दिए जाएंगे 2 मार्क्स वाले में। और 3 नंबर्स में ये इसमें भी 2 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 नंबर्स वाले में इंटरनल चॉइसेस ये भी आपके 2 ही दिए जाएंगे। और 5 नंबर में से 5 नंबर वाले में 1 इंटरनल चॉइस दिया जाएगा, तो 2 मार्क्स वाले में 2 इंटरनल चॉइस दिया जाएगा, 3 उसमें से 1 करना होगा। 3 नंबर्स वाले में 2 इंटरनल चॉइस, इसमें भी होगा, 2 में से 1 करो। और वाले क्वेश्चन इंटरनल चॉइस मतलब और में। और 34 से 36 जो 3 क्वेश्चन 5 के आएंगे, उसमें से 1 इंटरनल चॉइस आपका, और 3 तो रहेगा ही, और किसी एक में और में दे दिया जाएगा, इंटरनल चॉइस 1 रहेगा। तो टोटल आपके 2 2 4 और 1 5 और 5 इसके 10 इंटरनल चॉइस दिए जाएंगे। 10 कितने हो गए? 10 हो गए। तो टोटल 36 और 10 46 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 10 इंटरनल चॉइस दिया जाएगा। समझ में आया? पेपर समझ में आया? पेपर पैटर्न? यस सर। तो यहाँ तो ये आपका मैथ का स्टैंडर्ड का भी यही रहेगा, और बेसिक का भी यही पैटर्न रहेगा। तो एक बार हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। जनरल इंस्ट्रक्शंस, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 parts A and B. Both part A and part B have internal choices. Part A, it consists 2 sections, first and second. Section 1, section first has 16 questions of 1 marks each. Internal choices is provided in 5 questions. Section second has 4 questions on case study. Each case study has 5 case-based subparts. Case-based subparts. And examinee is to attempt any 4 out of 5 subparts. Part B, question number 21 to 26 are very short answer type questions of 2 marks each. Question number 27 to 33 are short answer type questions of 3 marks each. Question number 34 to 36 are long answer type questions of 5 marks each. Internal choices is provided in 2 questions of 2 marks
2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। तो 10 इंटरनल चॉइसेस दे दिए जाएंगे। समझ में आया? आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अब हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब एक एक हम आज सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आपका दिया हुआ है नेट पर आप देख सकते हो, सैंपल पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। बेसिक भी स्टैंडर्ड भी दोनों हम पेपर सॉल्व करेंगे। देखो पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ए सेक्शन 1 हैज 16 क्वेश्चंस एंड 1 मार्क्स ईच। इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस। एक्स वाई इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का है, एक्स वाई इज इक्वल टू 180। एक्स वाई 180 दिया है एंड एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर्स का। किसका एचसीएफ? एक्स एंड वाई का। एक्स और वाई का एचसीएफ 3 दिया हुआ है। हमें पता करना है फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स वाई। आप एलसीएम पता करो एक्स और वाई का। एक्स वाई का एलसीएम क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? 2 नंबर्स है एक्स और वाई। यस सर। 2 नंबर्स है एक्स और वाई। अब यहां पर एक्स वाई का प्रोडक्ट, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 180 दिया है और इनका एचसीएफ एक्स और वाई का एचसीएफ 3 दिया है और हमें एक्स और वाई के बीच का एलसीएम फाइंड आउट करना है 2 नंबर्स के बीच में। तो हम फार्मूला हमें पता है कि कोई भी 2 नंबर्स हो तो उनके बीच का जो प्रोडक्ट एचसीएफ इनटू में एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ये फार्मूला होता है। 2 नंबर्स के बीच का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन उनके नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। 2 नंबर्स के बीच का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये हमें फार्मूला पता है। तो यहाँ एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो प्रोडक्ट एक्स और वाई का प्रोडक्ट ये 2 नंबर्स है, एक एक्स है और दूसरी वाई है। तो एक्स और वाई का प्रोडक्ट दे रखा है 180 और हमें एचसीएफ भी दे रखा है एक्स और वाई के बीच में 3। तो एचसीएफ की जगह हम 3 लिखेंगे इनटू में एलसीएम। हमें पता करना है एलसीएम किसका? एक्स और वाई जो 2 नंबर्स हैं इनका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। बराबर में प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दे रखा है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट 180 दिया हुआ है। तो एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का एलसीएम क्या होगा? तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 180 अपॉन में 3, 180 अपॉन में 3। अब 180 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो एलसीएम आपको पता चल गया, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। समझ में आया बेटा? यस सर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी में और भी दिया हुआ है। इसी में और भी क्वेश्चन दे रखा है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड इसका करते हैं, और वाला भी कर लेते हैं। और में दिया है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 587 डिवाइड में 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 4। इसका हमें विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। ये टर्मिनेट होगी कितने डेसिमल प्लेस के बाद। ये नंबर्स दी गई है और ये बताया गया है कि ये कितने नंबर्स के बाद ये टर्मिनेट होगी, आप पता करो। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14,587 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4, ठीक, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगी। तो यहाँ पर हम नीचे 10 बना लेंगे। तो यहाँ 5 की पावर 4 है, तो आपको पता है कि जब 2 की पावर 4 हो जाए 5 की पावर 4, तो यहाँ पर a की पावर m हो इंटू में b की पावर m हो, तो हम लिखते हैं a इंटू बी, मतलब ab की पावर m। जब पावर सेम हो
बेस डिफरेंट हो तो दोनों को हम प्रोडक्ट करके पावर सेम लिखते हैं। समझ में आया? दोनों का बेस क्या है? 2 बेस है, 4 पावर है, 5 बेस है, 4 पावर है। तो दोनों का बेस डिफरेंट है और पावर क्या है? सेम है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो आता है उसकी पावर वही लगा देंगे, जो पावर आपकी है दोनों की सेम पावर। समझ में आया? हाँ। दूसरा रूल ये आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है 7th क्लास में। एक और आपने पढ़ा है कि अगर बेस a की पावर m इंटू में यहाँ पर a की पावर n हो, यहाँ क्या है? बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं कि पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लीकेशन के केस में, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो 2 रूल हैं, ये पहला आपका रूल R1 हो गया, ये रूल R2 हो गया। तो दोनों में डिफरेंट समझ में आया? क्या क्या डिफरेंस है इसमें? क्या है? बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। इसमें क्या है? इसमें बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर ऐड हो जाती है। बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो यहाँ पर बेस का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो पावर है वही लगा देते हैं। समझ में आया नितिन? यस सर। ये क्लियर समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो यहां पर देखो दोनों का बेस डिफरेंट है, तो हम बेस पहले सेम करते हैं। बेस क्या करेंगे? सेम करेंगे, बराबर। तो 14587 अपॉन में 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। अब हम इसको 4 बनाना है हमें 2 की पावर, तो 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? 2 की पावर 3 मतलब क्या हुआ? 8। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार लिखो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 हुआ। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया। तो 14587 इंटू में 2 की पावर 3 मीन्स 8 हो गया। अपॉन में यहाँ देखो बेस सेम है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 में 3 ऐड करोगे, 4 इंटू में 5 की पावर 4। अब यहाँ हम 8 से 14,587 को मल्टीप्लाई करेंगे। 14,587 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से बन जा 56, 8 से बन जा 56। 5 कैरी ऑन आया, 8 8 जा 64, 64 में 5 ऐड करो तो 69 कैरी ऑन 6 आया, तो 8 5 जा 40, 40 में 6 ऐड करो 46 हो गया। फिर 8 यहाँ 8 4 जा 32 और 4 तो 34 8 4 जा 30, हाँ 36 हो जाएगा। 8 चौक 32, 32 में 4 जोड़ो 36 हो गया। 8 बन जा 8 और 3 11 हो गया। अपॉन में यहाँ देखो बेस दोनों क्या है? डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई करो 2 5 जा 10 और 10 की पावर कितना हो गया? 4। समझ में आया? अब कितने डिजिट बाद डेसिमल लगेगी? तो 10 की पावर 4, तो 4 डिजिट के बाद इसको हम लिख सकते हैं 1 1 66 96 अपॉन में 10 की पावर 4 मतलब 10 के पीछे कितनी 0 लिखोगे। 10 इंटू 10 इंटू 10 4 बार करना है। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 हो गया और 1 2 3 4, तो 4 0 हो गया। समझ में आया? तो डेसिमल कितना डिजिट बाद लगेगा? 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 11.6696 आ जाएगा। अगर फिर इसको सिंपल में नहीं कर सकते जितने उसमें तो, दे रखा है तो यहाँ वही आपको बनाना है। 4 आप लिख दो, तो यहाँ 4 आ गया, तो उसका मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद डेसिमल जैसे वहाँ पे लगेगा। स्क्वायर लगा रखा है, तो जितने वहाँ पे पीछे जो स्क्वायर लगा रखा है उतने नंबर का हम 0 लगा के हम बोर्ड लगा नहीं सकते। हाँ यहाँ पहले 10 तो बनाओगे, अच्छा इसको सॉल्व भी करना इसको सॉल्व 2 कहाँ से जाएगा फिर? अच्छा समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पर आप कितने डिजिट के बाद लगेगा? 4। और वैसे आपको बताया था टर्मिनेट में क्या होता है कि जैसे कोई भी नंबर से ऊपर कोई भी नंबर है, अपॉन में a की पावर m हो, जो डेनोमिनेटर है वो 2 की पावर m के फॉर्म में हो, या यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन 5 की पावर n के फॉर्म में हो, या न्यूमरेटर अपॉन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में हो। अगर डेनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो नंबर्स क्या होती है? टर्मिनेट हो जाती है। ये रूल बताया था
कि यहाँ पर जिसका किसी भी नंबर्स का डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर m के फॉर्म में हो या 5 की पावर n के फॉर्म में हो या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में हो, तो उतने नंबर्स के बाद ये क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, तो कितना डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगी, 4। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो आपको आंसर क्या लिखना है कि ये नंबर्स 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगी। समझ में आया? तो 4 डेसिमल प्लेसेस पर टर्मिनेट हो जाएगी, जो यहाँ नंबर से भी आप देख के कर सकते हो। ठीक, समझ में आया बेटा? हेलो नितिन? यस सर, आ गया। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया है, आप वैसे डायरेक्ट केवल लिख देना 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगी। 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगी, जो 5 की पावर लगी हुई है। अगला देखो, सेकंड में इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू आपको पता करना है। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया गया 3x स्क्वायर माइनस में kx और प्लस में 6, ठीक, इज 3, सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3। तो सम ऑफ द जीरोज दे रखा है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3, सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। जितने डिग्री का इक्वेशन होगा उतने इसके जीरोज होंगे। चाहे जीरोज कहो चाहे रूट्स कहो, चाहे जीरोज चाहे रूट्स चाहे वैल्यूज, इतनी रूट्स होंगी, जीरोज होंगे या वैल्यूज होंगी। तो इसके मान लेते हैं 2 जीरोज, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो यहाँ पर सम ऑफ दी जीरोज दे रखा है। सम ऑफ दी जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 दिया हुआ है। कि यहाँ पर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके 2 जीरोज होंगे अल्फा और बीटा, क्योंकि सेकंड डिग्री का इक्वेशन है तो 2 जीरोज होंगे और इन दोनों जीरोज का सम 3 दिया हुआ है। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये जो x का कॉफिशिएंट है k, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आया? तो आपको पता है कि सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ दे रखा है 3। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप चलो तो सम ऑफ द जीरोज होता है, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इन विच a डज नॉट इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इन विच a डज नॉट इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 3, कंपेयर करो इससे। ax स्क्वायर तो a की वैल्यू 3 हो गया, b की वैल्यू -k हो गया और c की वैल्यू 6 हो गया। समझ में आया? x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a होता है और x का कॉफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म्स आपका c होता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। यहाँ देखो -b, तो b की वैल्यू क्या है, k है, -k, और c और a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 6। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a, तो माइनस क्या होगा, k हो जाएगा अपॉन में a मीन्स 3 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है कि 3 है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 3 रख देंगे, तो 3 इज इक्वल टू k/3 हो जाएगा। अब 3/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो k बराबर क्या हो गया, 3 3 जा 9, तो k की वैल्यू 9 हो गई। यही हमें पता करना था कि आप k की वैल्यू फाइंड आउट करो। समझ में आया? ये बेटा समझ में आया? ये क्लियर, समझ में आया? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब k की वैल्यू 9 आ गया,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर व्हाट वैल्यूज आपके द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + y = 3 एंड 6x + ky = 8 डज नॉट हैव ए सोल्यूशन। देखो ये आपको कंसेप्ट हमने बताया था, ध्यान से समझो। एक लाइन आपकी, ये लाइन L1 मान लेते हैं, दूसरी लाइन हम मान लेते हैं L2 है। इस लाइन का इक्वेशन ax1 + a1x + b1y + c1 = 0 है। इस लाइन का इक्वेशन हम मान लेते हैं a2x प्लस में b2y प्लस में c2 = 0 है। दो लाइन्स हैं, तो एक पहली लाइन आपका a1x + b1y + c1 = 0 है, दूसरी लाइन का इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0 है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, L1 और L2 एक दूसरे को कट करेंगी, तो ओनली वन पॉइंट, केवल एक ही पॉइंट पर कट करेंगी। समझ में आया? दो लाइन अगर एक पॉइंट पर कट करेंगी तो इसलिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए कट करने के लिए? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, मतलब x का कॉफिशिएंट, दोनों लाइन के x के कॉफिशिएंट का रेशियो y के कॉफिशिएंट के रेशियो के बराबर ना हो, तो लाइन क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी और एग्जैक्टली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। इन केस ऑफ coefficient of x does not equal to coefficient of y. In case of coefficient of x, ratio of coefficient of x does not equal to ratio of coefficient of y. तो यहाँ पर दोनों लाइन क्या करेंगी? कट करेंगी और केवल एक ही पॉइंट पर कट करेंगे, यूनिक पॉइंट पर। तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा। कैसा होगा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा। अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाएं, L1 और L2 पैरेलल हो जाएं, तब क्या इसका क्या कंडीशंस होगा पैरेलल होने के लिए? तो a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। ये आपका केस सेकंड हो गया। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल हो जाएंगी और दो पैरेलल लाइन कभी कट नहीं करती हैं। इसका मतलब इस केस में नो सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा। नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। ये आपका सेकंड केस हो गया। तीसरे में अगर एक लाइन L1 और दूसरी लाइन L2 इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए, L1 ऊपर L2 के ऊपर आ जाए या L1 L2 पर आ जाए, L2 L1 पर आ जाए, ओवरलैप कर जाए, तो उस कंडीशन में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। मतलब x का कॉफिशिएंट का रेशियो, y के कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म्स के कॉफिशिएंट का रेशियो तीनों बराबर हो जाएंगे। तो ये तीनों, ये थर्ड केस आपका होगा। इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट, मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट। इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा। तो तीन केसेस हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस में जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हो गई, इसमें नो सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा। और इस केस में आपका एक इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा, एक लाइन दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगी। समझ में आया? अब यहाँ पर ये हो गया आपका, तीनों कंडीशंस हो गई। अब तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि आप पता करो फॉर व्हाट वैल्यूज आपके द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + y = 3 एंड 6x + ky = 8 डज नॉट हैव ए सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन ना हो, तो ना सोल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए? a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन दूसरे के पैरेलल्स हो जाए। उस केस में नो सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर दो लाइन का इक्वेशन दे दिया गया है। एक लाइन आपकी 3x
प्लस में y 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है, और दूसरी लाइन दे रखा है 6x प्लस में ky इज इक्वल टू इज इक्वल टू 8 दिया है, और कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो a1 अपान में a2, तो ये a1 है आपका 3 और a2 है 6, तो 3 अपान 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 हो गया। b1/b2, तो b1/b2 क्या आएगा आपका, इसका b1 कोएफिशिएंट 1 है और b2 आपका k है, तो b1/b2 हो गया। c1 अपान c2 क्या आएगा 3/8। अब नो सोल्यूशन के लिए a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है 1/2 इज इक्वल टू 1/k डज नॉट इक्वल टू 3/8। समझ में आया? तो यहाँ पर पूछा गया है कि k की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो k इज इक्वल टू 2। अगर k की वैल्यू 2 आ जाए तो उस केस में नो सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा, क्योंकि 1/2 दोनों बराबर हो जाएंगे, तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो सोल्यूशन आपका नो सोल्यूशन हो जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल आ जाएंगी। समझ में आया बेटा? यस सर। तो k की वैल्यू 2, इसका आंसर क्या आएगा k इज इक्वल टू 2। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, हम डिटेल में थोड़ा बता रहे हैं कि जिससे आप इसको रिवाइज कर सको कोई सॉल्यूशन कैसे होगा। बाकी एक लाइन में तो आपको एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो एक लाइन में ही लिखना है और लेंदी नहीं लिखना है, ये तो आपको हम डिटेल्स में सॉल्व करके बता रहे हैं। If 3 chairs and 1 table cost rupees 1500 and 6 chairs and 1 table cost rupees 2400, form linear equation to represent this solution। देखो 3 चेयर है और 1 टेबल है, उन दोनों को मिला के 1500 रुपये पेमेंट करना पड़ा, और 6 चेयर और 1 टेबल मिला करके 2400 रुपीज देना पड़ा, तो इसको आप लीनियर इक्वेशन में बनाओ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ, आप लिखोगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू रुपीज x मान लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल की कॉस्ट हम मान लेते हैं रुपीज y है। समझ में आया? एक चेयर की कॉस्ट और एक टेबल की कॉस्ट y रुपीज मान लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि एक टेबल कितनी चेयर है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम। 3 चेयर है तो एक चेयर का कॉस्ट x रुपीज है, तो 3 चेयर का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस में टेबल आपको दे रखा है 1 टेबल, तो 1 टेबल मतलब 1y हो गया, 1 टेबल मीन्स 1y, तो 1y लिखो चाहे y लिख दो, इज इक्वल टू रुपीज दे रखा है 3 चेयर एंड 1 टेबल 1500 रुपीज, ये आपका 1500 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड में दिया है कि 6 चेयर है तो 6x हो गया, ये आपका अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हुआ। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, 6 चेयर का कॉस्ट 6x हो जाएगा, क्योंकि एक चेयर का कॉस्ट x रुपीज है, तो 6 चेयर का 6 into x हो जाएगा 6x, और टेबल आपको दे रखा है 1 टेबल, तो 1y हो गया, ये y ही रहेगा, इज इक्वल टू रुपीज दे रखा है 2400, रुपीज 2400, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल इक्वेशन ही बना देना है। समझ में आया? अगर सॉल्व करने पूछते कि आप कीमत पता करो, एक चेयर की कितनी कीमत है और एक टेबल की कितनी कीमत है, तो दोनों को हम सॉल्व करते और x और y की वैल्यू निकालते, x और y की वैल्यू निकालते, सॉल्व करते। तो आपको केवल इसको फॉर्मुलेट कर देना है, बना देना है, इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। समझ में आया? तो इफ 3 chairs and 1 table cost rupees 1500 and 6 chairs and 1 table cost rupees 2400, तो form the linear equation to represent this situation, ये केवल आप इक्वेशन बनाओ, ठीक।
अगर और आगे बढ़ा दें, यही क्वेश्चन 1 नंबर में दे रखा है, अगर 2 नंबर का पूछना होता तो आप पूछ लेते कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल, वन टेबल। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चेयर एंड ईच टेबल। तो ये आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का बन जाता? 2 नंबर्स का बन जाता। समझ में आया? तो हम इसको सॉल्व कर लेते। कैसे सॉल्व करते? Yes, sir. सब्ट्रैक्ट कर देते। तो माइनस 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 प्लस वाई माइनस वाई कट जाता। 3x में से 6x माइनस करो तो माइनस 3x हो गया। और 2400 में से 1500 माइनस करोगे हाँ। तो कितना? 600, 6 5 1100 आ जाए। कितना आएगा? 11 11 11 हाँ? 11, 14 9 कितना आएगा? 2400 में से 1500 माइनस करो। ओ 1 2 1 4 14 में से 5 माइनस करो तो 9 आ गया ना, 900। अच्छा हाँ 900 900 आएगा ना, माइनस 900, माइनस से माइनस कट कट गया। गया तो x बराबर 900 हाँ और अपॉन में 3 से काटेंगे। हाँ। ठीक, तो 900 कट जाएगा ना 3 से तो। हाँ तो 3 जा 300 हाँ। रुपए हो जाएगा। हाँ। तो x की वैल्यू कितना आ गई? 300 रुपए। 300 रुपए हो गई। अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। हाँ। तो 3x प्लस में y तो divide- इज इक्वल टू divide करेंगे 1500। तो यहाँ पर 3 इंटू में x की वैल्यू रखो 300 हाँ। और प्लस में y इज हाँ। इक्वल टू 1500 हो गया। हाँ। अब 3 को 300 से मल्टीप्लाई करो तो 900 प्लस में y इज इक्वल टू 1500 हो गया। अंकल, तो y बराबर क्या आएगा? 1500 और ये प्लस 900 है, इधर लाओगे माइनस 900 हो जाएगा। अच्छा। तो y इज इक्वल टू 9 6 15 600 रुपए हो जाएगा। 600 रुपीज हो गया y और x हो गया आपका 300 रुपए हो गया 300। समझ में आया? हाँ हाँ ये समझ में आया बेटा? हाँ। Yes, sir. तो x इज इक्वल टू 300 आ गया और ये 600 आ गया। आवाज आई बेटा? हेलो हेलो, पार्ट 2 डाल देना लिख के, पार्ट 2। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ समझ में आया? नितिन हाँ समझ में आया।